वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। एक सफर के दौरान दो पैसेंजर्स के लगेजेस जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं उनकी अदला बदली हो जाती है और इस छोटी सी अदला बदली से उन दोनों पैसेंजर्स की लाइफ में क्या फर्क होता है, यही तो आज की मूवी की कहानी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक छोटे टाउन के बस स्टॉप को दिखाते हुए होती है, जहां पर एक ब्लैक कलर की ट्रॉली बैग के साथ एक औरत खड़ी है। पास ही के मेडिकल शॉप में एक प्रेग्नेंट औरत कोई मेडिसिन खरीद रही होती है। यही है दोस्तों हमारी कहानी की हीरोइन, जिसका नाम है टेस। फार्मासिस्ट कहती है कि डॉक्टर ने लिखा है कि तुम्हारी मेडिकल कंडीशन के अनुसार तुम्हें हर 4 घंटे में एक बार ये टैबलेट खाना है। तुम जानती हो ना इसके बारे में। और तब टेस उसे दिखाती है कि उसने अलार्म सेट करके रखा हुआ है। असल में टेस के होने वाले शिशु के लिए उसका ये टैबलेट लेना बहुत जरूरी है, वरना बच्चे की जान को कोई खतरा हो सकता है। इसीलिए फार्मासिस्ट इस बात पे इतना जोर दे रही है। टेस भी टैबलेट्स को लेकर अपने ब्लैक कलर के ट्रॉली बैग में रखती है। यहीं पे मूवी का टाइटल बैग बैग्स डालकर होती है मूवी शुरू। अब टेस बस में चढ़ने जाती है और वहाँ वो औरत खड़ी होती है जिसके पास हूबहू उसी टाइप का ब्लैक ट्रॉली बैग है जो टेस के पास है। दोस्तों वही ये बात वो दोनों नोटिस करती हैं और एक दूसरे को देखकर अच्छी वाली स्माइल भी देती हैं। फिर टेस अपना बैग कंडक्टर को देकर उसे लगेज की जगह पे रखने के लिए कह देती है। वो औरत भी अपना बैग रखना चाहती है लेकिन कंडक्टर को नहीं देती और कहती है कि मैं खुद रख लूंगी। फिर वो अपना बैग रखकर अंदर आ जाती है और तभी टेस भी उसे अपने पास बैठने को कहती है। वो पूछती है कि क्या तुम्हें विंडो सीट नहीं चाहिए। टेस कहती है कि नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो मुझे अक्सर बाथरूम यूज करना पड़ता है। साइड में बैठूंगी तो आसानी होगी। अब ये दोनों अपनी सीट्स पे सेटल हो जाती हैं और बस वहां से आराम से निकलती है। यहाँ टेस का कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है। दोस्तों बस में एक बच्चा बहुत रो रहा होता है तो एक बुजुर्ग औरत उसकी माँ से कहती है, अरे उसको दूध क्यों नहीं पिलाती, बेचारा कितना रो रहा है देखो। वो भी कहती है कि वही ढूंढ रही हूँ, न जाने मैंने फीडिंग बॉटल कहाँ पर रख दिया है। बुजुर्ग कहती है कि आजकल की लड़कियां भी ना 9 महीने बच्चे को पेट में पालेंगी लेकिन पैदा होने के बाद उन्हें अपना दूध नहीं पिलाएंगी। क्या जमाना आ गया है। तब टेस कहती है कि वो उसका बच्चा है, उसकी देखभाल करना वो खुद जानती है। आप बीच में अपनी नाक घुसाकर अपना मुंह और दिमाग खराब क्यों कर रही है। इस तरह वो उस यंग औरत को सपोर्ट करके उस बुजुर्ग का मुंह बंद कर देती है। टेस दोस्तों एक इनोसेंट टाइप की कैरेक्टर है और हर किसी के साथ आराम से घुल मिल जाती है। वो अपने पास बैठी उस औरत से भी लगातार बातें करते जाती है। पूछती है, आपने ये ग्लव्स क्यों पहन के रखे हुए हैं। वो कहती है कि मुझे जर्मोफोबिया है, यानी कीटाणु वगैरह से बहुत डरती हूँ मैं, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए इसीलिए पहन के रखे हुए हैं। अब इस बात को टेस पकड़ लेती है और चबर चबर करके उसका सर खाती है कि हाँ, मेरी शादी में मैंने ऐसे ग्लव्स पहने हुए थे लेकिन कपड़े के बने हुए थे, और शादी भी ऐसी हुई कि पूरे टाउन में ऐसी शादी किसी की नहीं हुई होगी। मेरे पापा ने तो बहुत बड़े होटल में मेरी शादी अरेंज की थी। वो औरत कहती है कि बहुत महंगी शादी थी शायद। टेस कहती है कि सब ऐसा ही कहते हैं, पर मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ ना, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी में बहुत सारा पैसा खर्च किया। इस तरह वो अपनी लाइफ की पर्सनल बातें तक उस अजनबी औरत के साथ शेयर करने लग जाती है। असल में दोस्तों वो औरत टेस से बात नहीं करना चाहती, लेकिन टेस उसे छोड़े तब ना। अब और कोई रास्ता न पाकर उसे भी अपने बारे में बताना ही पड़ता है। वो अपना नाम सारा बताती है और कहती है कि उसकी एक बेटी है जो 11 साल की है। टेस तो अपने बारे में सब बता देती है, यहाँ तक कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, सब बता देती है। उसके हस्बैंड और पापा दोनों बिजनेसमैन हैं और अक्सर बिजनेस के सिलसिले में शहर जाते हैं और कई दिन तक घर नहीं आते, ये बातें भी वो बता देती है। वो आगे कहती है कि मैं शहर से दूर एक घर में रह रही हूँ। इस तरह वो अपना अता पता तक उसको सब बता देती है। अब सफर का सीन मोन्टाज की तरह दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग अपने अपने स्टॉप पे उतरते हैं। टेस 3 बार बाथरूम जा चुकी थी और आखिर में टेस का स्टॉप आ जाता है। वो सारा को बताकर उतरना चाहती थी लेकिन सारा तो सो रही होती है, इसलिए वो उसको जगाना नहीं चाहती। वो कंडक्टर से कहती है कि भाई साहब, जब इनका स्टॉप आ जाए ना तो प्लीज इनको जगा दीजिएगा। ये कहकर वो लगेजेस में से अपना ब्लैक बैग लेकर चली जाती है। घर के बाहर एक झूला होता है जिसमें आराम से बैठकर वो अपने पति को वीडियो कॉल करती है। टेस उसे बताना चाहती है कि मैं घर सेफ पहुंच चुकी हूँ, लेकिन वो है कि टेस को अपनी बात पूरी करने ही नहीं देता और कहता है कि मैंने तुम्हारे पापा से अपने बिजनेस के लिए जो रकम मांगी थी ना, उसके बारे में प्लीज उनको याद दिला देना। टेस का चेहरा एकदम से मुरझा जाता है और कहती है कि अरे मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, वो इन्वेस्ट करने को तैयार है। बस अपनी बात पूरी करके वो कहता है कि ठीक है मैं बाद में कॉल करूंगा, थोड़ा बिजी हूँ अभी, कहकर वो कॉल कट कर देता है। टेस को तो बड़ा गुस्सा आता है कि इस आदमी को मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है क्या, मेरे साथ जरा भी वक्त नहीं बिताता, बताओ। फिर वो अपना फोन झूले में रखकर अपने बेडरूम में जाती है और अपने सूटकेस का जिप खोलने लगती है, जो हमें स्लो मोशन में दिखाया जाता है। वो दरअसल अपना टैबलेट निकालना चाहती है जो बैग में है और तभी बाहर कोई दरवाजे पे पीट रहा होता है। टेस तुरंत बैग को छोड़कर दरवाजे की ओर जाती है और यहाँ पर हमें बैग को क्लोजअप में दिखाया जाता है।
उसमें से खून टपक रहा होता है दोस्तों। दरवाजे पे सारा खड़ी होती है और कहती है कि अरे सुनो, शायद तुम गलती से मेरा बैग उठाकर लेकर आ गई हो। टेस कहती है कि आई एम सॉरी, आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़ी बताओ, मुझे पहले ही शक था क्योंकि मेरा बैग उतना भारी नहीं था। खैर अब आप आई गई हैं तो अंदर आ जाइए। सारा कहती नहीं, मुझे अभी जाना होगा, तुम बस मुझे मेरा बैग दे दो। पर नहीं दोस्तों, टेस तो जिद करके उसको अंदर बुला लेती है और कहती है कि आपका बैग ऊपर है, मैं अभी लेकर आ जाती हूँ। पहले एक काम कीजिए, आप जरा जूस पी लीजिए। ये कहकर वो सारा को जूस ला कर देती है। सारा को अब यकीन हो गया है दोस्तों कि टेस ने अब तक वो बैग खोला ही नहीं है, इसीलिए इतनी नॉर्मल बिहेव कर रही है। और यही सोचकर सारा थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और शांति से काम लेने का फैसला करती है। फिर टेस अपनी शादी की फोटोज वगैरह दिखाकर बताती है कि मेरी शादी में ये हुआ, वो हुआ, मेरे पिता ने मुझे ये गिफ्ट दिया, पति ने मेरे लिए ऐसा रिंग बनवाया, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें सुनकर सारा स्माइल तो करती है, लेकिन उसके अंदर कोई दुख छुपा हुआ है, ऐसा हमें लगता है। तब टेस उसे पूछती है कि आप अपने बारे में बताइए ना, आपकी एक बेटी है ना, आपने कहा था, आपके पति क्या करते हैं वैसे? इस पर सारा की आंखें नम हो जाती हैं। असल में सारा की शादी नहीं हुई, लेकिन उसकी एक बेटी है जो 11 साल की है और उसे कैंसर है। ये सुनकर टेस को बहुत ही बुरा लगता है और वो सॉरी कहती है। टेस को लाइफ में जो कुछ मिला है वो सारा को नहीं मिला था, इसीलिए जब टेस अपनी शादी की फोटोज दिखाकर खुश हो रही थी तो सारा के चेहरे पे दुख छाया हुआ था। अब वो कहती है कि ठीक है टेस, मुझे निकलना चाहिए, मेरा बैग दे दो मुझे। लेकिन टेस कहती है कि अगर आपको बाथरूम यूज करना है तो कर लीजिए, इसे अपना ही घर समझ लीजिए, मैं अभी जाकर आपका बैग लेकर आती हूँ। कहकर वो जाती है और गलती से बैग खुल जाता है क्योंकि उसने जिप ऑलरेडी खोल के रखा हुआ था और अंदर किसी चीज को देखकर टेस की धड़कन रुक जाती है। एक कवर में खून से लथपथ किसी का कटा हुआ सर है दोस्तों। चेहरा ठीक से दिखता नहीं टेस को। इतनी देर जो बड़-बड़ बातें कर रही थी, अचानक उसकी खामोशी सारा को शक करने पे मजबूर कर देती है और वो आ जाती है ऊपर। पर टेस भी उसकी आहट को सुनकर जिप बंद करके एकदम नॉर्मल होकर उसका बैग देने की सोचती है, लेकिन इतने में सारा उसके पीछे खड़ी दिखती है। अब तक टेस सारा को जाने नहीं दे रही थी दोस्तों, लेकिन अब वो कहती है कि अरे आपको देर हो रही होगी, ये लीजिए आपका बैग, आप जाइए। अब सारा का शक यकीन में बदलने लगता है और उसे एहसास हो जाता है कि टेस ने बैग खोलकर अंदर वो कटा हुआ सर देख लिया है और अब वो जाने के बजाय यहाँ वहाँ की बातें करके उस घर में रुक जाती है। टेस बहुत कोशिश करती है उसे घर से निकालने की और आखिर में कह देती है कि अब आप जाइए प्लीज, मुझे अपनी मेडिसिन भी लेनी है। सारा कहती है कि टेस मकाथे, तुम्हें मेडिसिन तो लेने ही पड़ेंगे। अब टेस चौंक जाती है कि इसे मेरा पूरा नाम कैसे पता चला। सारा कहती है कि इतने शॉक रिएक्शन मत दो यार, मैंने अपना बैग समझकर तुम्हारा बैग खोलकर देखा तो उसमें तुम्हारा मेडिसिन था और उस पर तुम्हारा पूरा नाम भी है। टेस कहती है कि थैंक्स, अब आप जाइए। सारा भी निकल जाती है दोस्तों। उसके जाते ही टेस दरवाजा बंद करके तुरंत अपना फोन ढूंढती है ताकि पुलिस को कॉल कर पाए और तभी क्लास पर कोई नॉक करता है। टेस देखती है कि बाहर सारा खड़ी है और उसके हाथ में टेस का फोन है। वो कहती है कि लगता है तुम अपना फोन बाहर भूल गई थी, आओ आकर ले लो। टेस डर के मारे कांपने लगती है और कहती है कि एक काम करो, उसे बाहर ही रख दो, मैं बाद में ले लूंगी। पर सारा तो फोन को पैरों तले कुचलकर उसे कहीं पटक देती है और यहाँ पर पता चलता है कि सारा को अब यकीन हो चुका है कि टेस ने बैग खोलकर देख लिया था। अब सारा का एटीट्यूड एकदम से बदल जाता है दोस्तों और वो कहती है कि अरे टेस मेरी जान, जरा बाहर तो आओ, तुमसे जरा बात करनी है मुझे। घबराहट के मारे टेस कहती है कि मेरे पति आ जाएंगे, तुम पूरी तरह फंस जाओगी, समझी। अब सारा हंसती है कि तुमने मुझे अपनी लाइफ की पूरी हिस्ट्री बता दी, याद है तुम्हारा पति कई दिनों तक घर नहीं आता, बिजनेस में बिजी रहता है वगैरह वगैरह, वो इतनी जल्दी तो आने वाला है नहीं, ये मैं ऑलरेडी जानती हूँ। टेस चिल्लाती है कि वो ना भी आए ना तो भी मैं घर से बाहर आऊंगी नहीं, मैं यहीं पर सेफ रहूंगी। सारा कहती है कि तुम तो रह लोगी, लेकिन तुम्हारा होने वाला बच्चा, उसे जिंदा रखना है तो तुम्हें ये टैबलेट तो खाना ही पड़ेगा ना। टेस को लगता है एक और शॉक, क्योंकि सारा ने बहुत पहले ही उसके बैग से ये टैबलेट्स निकाल कर रख लिए थे। टेस ने सारा को अपने मेडिकल कंडीशन के बारे में सब कुछ बता दिया था पहले ही कि उसे 4 घंटों में एक बार ये टैबलेट लेना ही होता है। अब बाहर जाने के अलावा टेस के पास और कोई चारा है ही नहीं दोस्तों, तो वो सेफ्टी के लिए एक पेन लेकर बाहर जाती है। बहुत डरी भी होती है। सारा कहती है कि ओहो, इस पेन से तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी पाओगी क्या? पर टेस भी सिर उठाकर कहती है कि एक माँ अपने बच्चे के खातिर कुछ भी कर सकती है। सारा कहती है कि तुमने ठीक कहा, एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन पहले बच्चा पैदा हो तब ना। सारा खुद एक मदर है दोस्तों, और एक सिंगल मदर होकर वो अपनी बेटी को कैंसर से राहत दिलवाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही होती है, इसीलिए वो टेस की फीलिंग्स को समझ सकती है। वो टेस को एक टैबलेट निकाल कर देती है। अगले 4 घंटों के लिए टेस को टैबलेट लेने की जरूरत नहीं होगी। सारा पूछती है कि क्या तुमने उस सिर को पूरा देखा था? सच बताओ, उसकी आंखें, उसकी नाक, उसका मुंह सब देख लिया था क्या? टेस कहती है कि नहीं, मैंने तो सिर्फ ये देखा कि वो एक कवर में लपेटा हुआ था और उसमें खून था, मैंने और कुछ नहीं देखा। मैं किसी को कुछ बताऊंगी भी नहीं, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। पर सारा कहती है एक बात बताओ, मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे ये सर डिस्पोज जो करना है
और मेरा साथ दोगी तुम। टेस अब बौखला जाती है कि मैं तुम्हारा साथ? नहीं, कभी नहीं। सारा कहती है अगर तुम इसे डिस्पोज करने में मेरी मदद करोगी तो मुझे भी यकीन हो जाएगा कि तुम पुलिस के पास नहीं जाओगी, क्योंकि अगर तुम पुलिस में कंप्लेंट करोगी तो तुम खुद भी फंसोगी ना, इसलिए तुम्हें मेरे साथ होना बहुत जरूरी है। पर टेस नहीं मानती, तो वो कहती कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मैं ये बैग लेकर बस स्टॉप में रख दूंगी, फिर पुलिस आएगी और इन्वेस्टिगेट करेगी। इस बैग में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने तो ग्लव्स पहन के रखे हुए हैं, ये देखो। अब टेस रियलाइज करती है कि सारा ने तो शुरू से ही ग्लव्स पहने हुए थे। टेस ने इस बैग को बस से उतारा था और घर लाकर उसका जिप भी खोला था। मतलब पुलिस को पूरा शक टेस पर ही जाएगा और साबित भी हो सकता है कि टेस ने कत्ल किया। अगर पुलिस का स्निफर डॉग भी आया तो वो सीधा टेस के घर पर आकर ही रुकेगा। इस तरह टेस पूरी तरह ट्रैप हो चुकी है। सारा गूगल मैप्स में सर्च करती है और टेस के घर के पास एक पुरानी केमिकल फैक्ट्री का पता लगाती है, तो वो उस सर को वहां डिस्पोज करने के लिए टेस को भी लेकर जाती है। टेस एकदम से रोने लगती है कि ये क्या हो गया एकदम से। सारा कहती है कि रोने से क्या होगा, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि वो सर किसका है? टेस कहती कि नहीं, मुझे जानना ही नहीं है। पर सारा कहती है तुम्हें जानना होगा, क्योंकि मैंने यूं ही किसी को नहीं मार डाला। अब वो अपना फ्लैशबैक बताती है। असल में सारा का एक आदमी के साथ अफेयर था, जिसने सारा को नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है और उसका ऑलरेडी एक परिवार है। सारा उसके साथ इंटीमेट हुई और प्रेग्नेंट हो गई। ये जानकर उस आदमी ने सारा को छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ खुश रहने लगा। लेकिन सारा ने अपनी बच्ची को पाला और एक सिंगल मदर होकर उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। कभी कभी तो वो उस आदमी से पैसे मांगने जाती थी और वो भी थोड़े बहुत पैसे दे दिया करता था। लेकिन एक दिन उसने कहा कि आइंदा मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। फिर सारा को पता चला कि उसकी बेटी को कैंसर है और उसका इलाज करवाने के लिए सारा ने बहुत मुश्किलें झेली, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। तब वो एक बार फिर उस आदमी से मिलने गई और एक बहुत बड़ी रकम मांगी थी उसने। सारा ने उससे वादा किया था कि बेटी के इलाज के लिए तुम मुझे ये बड़ी रकम दे दो, उसके बाद मैं कभी तुमसे पैसे नहीं मांगूंगी और न ही किसी को बताऊंगी कि वो मेरी और तुम्हारी बेटी है। वो मान गया था दोस्तों, और पैसे देने के लिए उसने सारा को अपनी एक प्राइवेट जगह पे बुलाया। पर वहाँ उसने सारा को बहुत ही कम रकम दी और कहा कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सारा उससे लड़ने लगी कि इलाज कैसे हो पाएगा मेरी बेटी का। अब देखो, मैं कल ही तुम्हारे ऑफिस आऊंगी और सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगी। तो इस पर वो आदमी गन निकाल लेता है और सारा को शूट करने वाला होता है, पर वो बचकर भाग जाती है। लेकिन वो सारा को पकड़ लेता है और चाकू से उसका गला काटने लगता है। तभी दोस्तों सारा को बहुत गुस्सा आता है और उसे अपनी बेटी की फिक्र होती है कि अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा। गुस्से में सारा उसके हाथ से चाकू छीनकर लगातार उसके गले पे वार करके उसका सिर ही धड़ से अलग कर देती है। और अब प्रेजेंट में ये सब सुनकर टेस गुस्से में चिल्लाती है कि तुमने सेल्फ डिफेंस के लिए उसका सर काट दिया। सारा कहती है कि पहले जो उसका गला काटा था वो सेल्फ डिफेंस था, उसके बाद जो मैंने उसका सर धड़ से अलग किया वो तो मेरा गुस्सा था। उस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और अब मेरी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद करने का वही जिम्मेदार है। उसी आक्रोश में मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए। इस तरह दोस्तों वो अपने दिल की बात बता देती है। कहती है तुम्हारी तरह पुलिस भी मेरा यकीन नहीं करेगी कि मैंने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया था, इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया। उस आदमी के फोन पर उसके परिवार वाले कॉल करते जा रहे थे, मैसेज भी आते जा रहे थे। मैंने वहीं पे उसके धड़ को दफना दिया और सर को एक प्लास्टिक कवर में पैक किया। जब लाश का सर नहीं मिलता तो उस केस को ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता, इसीलिए सारा ने ऐसा प्लान बनाया दोस्तों। उसने उस आदमी के कपड़े उतारे और उसकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से मिटाकर उसका धड़ दफनाया। फिर उसने गाड़ी में अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए और घर आकर अपने और उस आदमी के कपड़े जला दिए। और उसके बाद सारा ने एक मास्टर प्लान बनाया। यहाँ सारा दोस्तों एक और ट्विस्ट रिवील करती है कि असल में बस में सफर करने का उसका कोई इरादा नहीं था। असल में वो जानबूझकर इस बैग को किसी और के सर पे थोपना चाहती थी ताकि सारा खुद इस केस में ना फंसे। और तब टेस बलि का बकरा बन गई और सारा का प्लान कामयाब हुआ। इतना ही नहीं, जब सारा ने अपना बैग बस में रखा था ना, तो उसे अंदर की तरफ रखा था जहां कंडक्टर ने टेस का बैग रखा था वहीं। सारा जानती थी कि टेस मेरे बैग को अपना बैग समझकर जरूर लेकर जाएगी। मतलब जो कुछ हुआ दोस्तों वो सारा का प्लान था, ना कि कोई इंसिडेंस। ये सुनकर तो टेस भड़क जाती कि तुम्हारे पाप की सजा मैं क्यों भुगतूं है। पर यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि अगर सारा किसी और को फंसाना ही चाहती थी तो वो अपना बैग वापस लेने के लिए आई ही क्यों थी। अगर वो नहीं आती तो वैसे भी टेस फंस जाती क्योंकि बैग तो उसी के पास था। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन भी देती है सारा दोस्तों। वो बताती है कि तुम्हें अपने ट्रैप में फंसाने का फैसला तो मैं कर चुकी थी, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी तरह मैं भी एक औरत जो ठहरी। मेरे पास बैठकर तुम जो बातें कर रही थी उनसे मुझे एहसास हो गया था कि तुम कितनी इनोसेंट हो, दूसरों की मदद करती हो। ऊपर से तुम्हारे ये टैबलेट्स, मुझे तुम पर फिर तरस आ गया। इसीलिए मैं तुम्हारा बैग वापस करके अपना बैग लेने के लिए आई थी। लेकिन किस्मत का खेल देखो ना, तुम वो सर देख चुकी थी, इसीलिए अब और कोई रास्ता नहीं बचा।
टेस पूछती है कि मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं। सारा कहती है कि तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। ये कहकर वो अपने गले में चाकू से किया हुआ कट दिखाती है। और तो और तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी टेस, क्योंकि तुम्हारे टैबलेट्स अभी भी मेरे पास हैं। पर टेस कहती है कि तुम भी एक माँ हो और मुझे पता है कि तुम मेरे होने वाले बच्चे की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करोगी। सारा हंसकर कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था ना कि एक माँ अपने बच्चे के खातिर कुछ भी कर सकती है। मैं भी अपनी बेटी के खातिर कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। समझ गई ना। यहाँ से कट करके दिखाते हैं कि टेस उस ट्रॉली बैग को लेकर पास की केमिकल फैक्ट्री की ओर जा रही है। उसके आगे सारा एकदम आराम से चल रही होती है। तब टेस नोटिस करती है कि सारा अपना फोन अपने पॉकेट में रखी हुई है। टेस झट से उसका फोन निकाल कर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन सारा टेस को नीचे धकेल देती है। वो तो टेस के प्रेग्नेंट होने का लिहाज भी नहीं करती। फिर कहती है कि तुमने बचपन से लेकर आज तक कोई दुख नहीं झेला। तुम्हारे बाप ने तुम्हें लाड प्यार से पाला और तुम जो चाहती थी उसने वो सब तुम्हें दिया। एक नॉर्मल लड़की की लाइफ में जो मुश्किलें आती हैं उसके बारे में तुम जानती तक नहीं। और तुम्हारे बाप ने धूमधाम से शादी भी तो करवाई तुम्हारी। बिना किसी भी मुश्किल के एक बेकार सी जिंदगी काट रही थी तुम, और अभी सुनसान सी जगह पे घर खरीद रही हो। अचानक स्मार्ट बनने की कोशिश करोगी तो कैसे चलेगा मेरी जान। लेकिन यहाँ पे जैसे टेस के अंदर का ज्वालामुखी अचानक फट जाता है और उसके अंदर की फीलिंग्स उभर कर बाहर निकल जाती है। वो कहती कि जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा मेरी लाइफ में कुछ नहीं था और ना ही अब है। फूलों से सजी भी नहीं थी मेरी लाइफ। मेरे पापा ने ना मुझे लाड प्यार दिया और ना ही हर चीज मुझे सोने की थाली में परोसी गई। मैं अपनी मेहनत से पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन मुझे अपने पापा के हाथों जो जुल्म सहना पड़ा ना, तुम सोच भी नहीं सकती। पर क्या करती, एक पावरफुल बाप की पावरलेस बेटी बनकर रह गई। गलती मेरी भी थी कि कॉलेज में पढ़ाई करने गई, लेकिन उसी दौरान एक बुज़दिल से मुझे प्यार भी हो गया और मैंने उससे शादी भी कर ली। मैंने सोचा कि कम से कम अब तो मुझे अपने पापा के सहारे जीना नहीं पड़ेगा, मेरा अपना परिवार होगा और मैं अपने मन से रह पाऊंगी। पर शादी करके मैंने जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी ना, वो तुम क्या जानो। मेरा पति बिजनेस के नाम पर उधार पे उधार लेता गया और आखिर में मुझे फिर से अपने बाप से ही पैसे मांगने पड़े। पर पापा भी तो आखिर आदमी है, उन्होंने पैसे दिए, मगर वो भी उधार पे। मेरा पति कोई कम था क्या। मैंने जो पढ़ाई की उसके हिसाब से नौकरी भी मिल रही थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे मेरी मर्जी का काम तक करने से रोक दिया। कम से कम वो खुद तो कोई ढंग का बिजनेस करता, पर नहीं, उसने हर वो काम किया जो उसे आता ही नहीं। और आखिर में क्या बचा, सिर पे उधार का पहाड़। उसने अपनी लाइफ तो बर्बाद की ही, साथ ही मेरी लाइफ को भी कीचड़ में धकेल दिया। और इस सुनसान जगह पे जहाँ ये खतरनाक केमिकल फैक्ट्री है, वहाँ एक घर लेकर मुझे रहने पे मजबूर किया, क्योंकि सिर्फ इसी जगह पे भाड़ा कम था। मेरी बर्दाश्त की भी हद है। तो मैंने सोचा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं, पर किस्मत ने मेरे दोनों पैर बांध दिए। मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब इस हालत में मैं कहाँ जाती। बस मैंने अपने हालात से समझौता कर लिया, लेकिन समझौते की लाइफ कितनी बदतर होती है शायद तुम नहीं समझोगी। रोज मर मर के जी रही हो। और ये सुनकर सारा भी उसका दर्द समझ पाती है और कहती कि सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया। मैं तुम्हारा स्ट्रगल समझ सकती हूँ, पर अब अपना काम तो करना ही पड़ेगा ना। चलो। दोनों उस पुरानी केमिकल फैक्ट्री में जाती हैं और उस जगह को देखकर साफ पता चलता है कि केमिकल वेस्ट ने उस जगह को बर्बाद करके रखा हुआ है। वहाँ सारा टेस को धमकाती है और उसी के हाथों उस सर को एक केमिकल पिट में डालने पे मजबूर करती है। साथ ही उस सूटकेस को भी अंदर डाल देती है और सारे एविडेंस को मिटाकर दोनों आती हैं घर। अब सारा का काम तो हो चुका, लेकिन फिर भी वो जाने का नाम नहीं लेती। तो टेस उस पर चिल्लाने लगती है। सारा कहती है कि रुको यार, दोनों ने मिलकर इतना बड़ा कांड किया है तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन तो बनता ही है, चलो केक काटते हैं। कहकर वो जबरदस्ती टेस को एक रेस्टोरेंट में ले जाकर केक भी ऑर्डर कर देती है। तब सारा कहती है कि हजारों सालों से औरतें मर्दों के हाथों जुल्म सह रही है, लेकिन ये कोई पुराना जमाना तो है नहीं मेरी जान। तुम चाहती तो अपने पति को छोड़ भी तो सकती थी। क्या अपने बच्चे को अकेला पालने की काबिलियत तुम में है नहीं? एक बार कोशिश तो करती, तब तुम्हें मेरी मुश्किलें समझ में आती। इस तरह वो बातें कर रही होती है कि टेस तभी नोटिस करती है कि उस रेस्टोरेंट में 2 पुलिस ऑफिसर्स एंटर कर रहे हैं। टेस उन पुलिस ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करने का एक उपाय सोचती है। वो उठ जाती है और सारा से कहती है कि देखो मुझे बाथरूम जाना है। सारा कहती है कि तुम्हें जाना है तो मैं भी चलती हूँ, पर टेस कहती है कि तुम बैठो ना, मैं अकेले चले जाऊंगी। और तभी सारा मुड़ती है और उन पुलिस ऑफिसर्स को देख लेती है और टेस को कहती है कि क्या यार, मैंने तुम पर विश्वास किया और अपनी सारी सच्चाई बता दी, पर तुम हो कि मुझको फंसाना चाहती हो। चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर। वैसे भी तुम बहुत भोली हो, पता है तुम्हें। तुम पुलिस को बताओगी तो क्या बताओगी, बताओ कि सर उस औरत ने एक आदमी का कत्ल किया और उसका सर काट कर बैग में रखा, फिर उसने मुझे धमकाया और हम दोनों ने मिलकर उसका सर केमिकल फैक्ट्री में डिस्पोज कर दिया। वो ठहरी पुलिस, पहले एविडेंस मांगेंगे। तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या? हाँ, वो मुझसे पूछताछ करेंगे तो जान जाएंगे कि मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरी बेटी एक कैंसर पेशेंट। मैं लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके उसका इलाज कर रही हूँ। और फिर वो तुम्हारी लाइफ को टटोलेंगे। तुम उन्हें क्या बताओगी कि कॉलेज के दिनों में मेरी दिमागी हालत जरा खराब हो गई थी सर, और मैंने अपना हाथ काट लिया था और मुझे कई दिनों तक हॉस्पिटल में रखा गया था। ये सब बता पाओगी क्या? टेस अब बौखला जाती है कि मेरे पास्ट की बातें सारा कैसे जान पाई। सारा कहती है कि इतनी शौक क्यों होती हो?
ये टैबलेट्स तुम्हारी पूरी हिस्ट्री मुझे बता चुके हैं। मेरे पॉकेट में सिर्फ यही नहीं, एक गन भी है। अगर जरा भी होशियारी दिखाई तो मुझे ये गन यूज करना पड़ जाएगा। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं तो जेल जाऊंगी, और अगर मैं जेल चली गई तो मेरी बेटी जो कैंसर से पीड़ित है वो मर जाएगी। मेरे रहते भी वो मर सकती है अगर उसका इलाज ना किया जाए, लेकिन अगर मैं जेल गई तो वो जरूर मर जाएगी। अगर मेरी बच्ची मर जाएगी ना तो मैं चुप थोड़ी रहूंगी। तुम्हारे होने वाले बच्चे को क्या मैं जिंदा छोड़ूंगी उसके बाद? उसकी धमकी सुनकर टेस घबरा कर वहीं बैठ जाती है। फिर वो टेस को उसका टैबलेट देती है और फिर दोनों घर आ जाती हैं। एंड अब अगेन दोस्तों सारा इमोशनल हो जाती है और टेस को अपनी सिचुएशन समझाती है कि मुझे अपनी बच्ची के लिए ये सब करना पड़ गया। साथ ही वो टेस से माफी मांगकर वहां से निकल जाती है। उसकी कहानी टेस को उस पर तरस खाने पे मजबूर कर देती है और वो भी रोने लगती है। लेकिन अब टेस किसी मुसीबत में न फंस जाए, इसीलिए वो अपने पापा को कॉल करने के लिए अपना फोन ढूंढ निकालती है। वो थोड़ा फटा होता है लेकिन खुशकिस्मती से काम कर रहा होता है। वो अपने पापा को कॉल लगाती है क्योंकि उसके पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं और कई नामी लॉयर्स को जानते हैं। पर उसके पापा कॉल नहीं उठाते और उनकी पीए कहती है कि तुम्हारे पापा आज ऑफिस नहीं आए, शायद किसी पर्सनल काम पे गए होंगे। टेस तुरंत माँ को कॉल करती है तो वो कहती है कि तुम्हारे पापा कल किसी काम से बाहर गए थे, अभी तक नहीं लौटे। टेस तो अपनी माँ को डांटती है कि अरे आपको उनकी जरा भी फिक्र नहीं है क्या? कल का गया आदमी आज नहीं लौटा और तुम आराम से बैठी हुई हो। माँ भी कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे पापा को तुमसे ज्यादा जानती हूँ, समझी? और ये पहली बार थोड़ी ना है कि वो बिना कुछ कहे चले गए। अगर पूछूंगी तो कहेंगे कि मैं दुबई में था, कभी सिंगापुर में था, बिजनेस मीटिंग थी वगैरह वगैरह। अरे वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आज तक मुझे कुछ बताया नहीं उन्होंने। शायद मेरी कोई अहमियत ही नहीं है उनके लिए। ये सब सुनकर अब अचानक टेस के दिमाग में एक फ्लैश दिखता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसने उस बैग में रखा हुआ सिर देखा था, लेकिन वो खून से लथपथ एक कवर में रखा हुआ था और टेस ने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा। लेकिन अब एक सेकंड के लिए उसका सर चकराने लगता है और यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है, क्योंकि वो सर किसी और का नहीं, टेस के पापा का था। यहाँ से सीधे सारा को दिखाते हैं जो टेस के पापा का फोन तोड़ देती है और उसके टुकड़ों को कचड़े में फेंक कर शहर छोड़कर चली जाती है। सारा को जिस आदमी ने धोखा दिया था वो टेस के पापा थे, जिन्होंने सारा से ये बात छुपाई थी कि वो शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है, टेस। वो सारा के साथ इंटीमेट हुआ, लेकिन जब उसे पता चला कि सारा प्रेग्नेंट हो गई तो उसने सारा को छोड़ दिया। लेकिन कभी कभी उसे खर्चे के लिए पैसे दिया करता था। फिर उसने पैसे देना बंद कर दिया तो सारा अपनी बच्ची को पालने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन उसने फैसला किया था कि वो उस आदमी से और पैसे नहीं लेगी और कोई काम करके अपनी बच्ची को पाल लेगी। कुछ साल बीत गए बढ़िया तरीके से, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी बेटी को कैंसर है और इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे तो वो टेस के पापा से मदद मांगने के लिए गई, क्योंकि आखिर वो बच्ची उसकी भी बेटी थी। एक स्टेम सेल ट्रीटमेंट के जरिए वो बच्ची जिंदा बच सकती थी। लेकिन टेस के पिता ने पैसे देने का लालच देकर उसे अपनी एक प्राइवेट जगह पे बुलाया। लेकिन वहां जाकर सारा को पता चला कि वो सारा को बहुत कम पैसे देकर सारा का मुंह बंद करवाना चाहता है। सारा उससे लड़ने लगी कि पैसों से कुछ नहीं हो सकता, इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत है। लेकिन तब टेस के पिता ने कहा कि मैं पूरे पैसे दे दूंगा, तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम फिर मेरे घर या मेरे ऑफिस में आकर मुझे नहीं धमकाओगी? इसीलिए मैंने तुम्हारा फाइनल सेटलमेंट करने का फैसला कर लिया है। फाइनल सेटलमेंट यानी सारा को जान से मार डालना। इसीलिए उसने प्लान करके सारा को इस सुनसान जगह पे बुलाया था। वो सारा को शूट कर देना चाहता था, लेकिन सारा को इतना आक्रोश था उस आदमी पर कि उसने खुद को बचाने के लिए उसे ही मार डाला। उसके बाद उसके मोबाइल पर उसकी वाइफ यानी टेस की माँ के कई मैसेजेस आने लगे कि सुनो, हमें अपनी बेटी को वापस उसके घर छोड़ना है, भूल गए क्या? हमेशा की तरह बिजनेस के बहाने कहाँ घूम रहे हो? प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। और यहाँ पर सारा समझ गई कि यह आदमी ना तो एक अच्छा पति था और ना ही अपनी दोनों बेटियों के लिए एक अच्छा बाप था। इन मैसेजेस के द्वारा सारा को टेस के बारे में पता चला था कि वो इस आदमी की बेटी है। तब जाकर सारा ने पहली बार इंस्टाग्राम में टेस को देखा था और यहाँ पर पता चलता है कि अब तक सारा ने जो कहा कि उसका टेस से मिलना एक कोइंसिडेंस था, वो सब झूठ था। असल में ये सब सारा का एक मास्टर प्लान था। इंस्टाग्राम पर उसने टेस का वो ब्लैक ट्रॉली बैग देखा और उसी जैसा एक बैग खरीदा। पर वो टेस से इस तरह का बदला क्यों लेना चाहती थी? यहाँ एक साइकोलॉजिकल कारण यह है कि टेस को लाइफ में जो कुछ भी मिला था वो सब सारा की बेटी को भी मिलना चाहिए था, क्योंकि दोनों एक ही बाप की बेटियां हैं। लेकिन टेस की लाइफ परफेक्ट थी, जबकि सारा की बेटी कैंसर से पीड़ित हुई और इलाज के बिना मरने की हालत में थी। टेस को जो अच्छी लाइफ मिली, अच्छा परिवार मिला, उसमें से कुछ भी सारा की बेटी को नसीब नहीं हुआ। ये सारी बातें सोचकर ही सारा ने फैसला किया कि वो टेस को इस क्राइम में फंसाएगी। ये एक तरह का दोस्तों रिवेंज था। जब टेस इन बातों को रियलाइज करती है तो वो बेहोशी हो जाती है। सीधे यहाँ से कट करके कुछ हफ्तों के बाद दिखाते हैं कि टेस एक पुलिस स्टेशन में बैठी हुई है। उसकी माँ भी वहाँ पर होती है। पुलिस अब भी उसके पापा को ढूंढ रही है, लेकिन कहीं पता नहीं चला। पर यहाँ टेस की माँ बहुत ही कैजुअल होती है। टेस पूछती है कि आपको पापा की फिक्र नहीं होती क्या? पर माँ कहती कि देखो बेटी, तुम्हारे पापा को मैं अच्छी तरह जानती हूँ,
तुम भी बचपन से उनको देख रही हो, ना वो अच्छे पति हैं और ना ही अच्छे पापा। कभी हमारी फिक्र की है उन्होंने, ये बताओ? मैं तो उनके बिना चैन से रह लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह इनकी बहस चल रही होती है तो इंस्पेक्टर कहता है कि हम उन्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, समझे, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। टेस भी मनी मन सोचती है कि सुराग कैसे मिलेगा, मैं खुद उनका सर केमिकल फैक्ट्री में डिस्पोज जो करके आ गई थी, मन में सोचती है दोस्तों वो। कुछ हफ्तों के बाद का सीन दिखाते हैं। टेस की लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही होती है, लेकिन पापा के गायब होने से टेस के पति को उसका इन्वेस्टमेंट नहीं मिला था। वो कहता है कि तुम्हारे पापा तो नहीं मिले, कम से कम अपनी माँ से कुछ रोकड़ा दिलवा दो। लेकिन यहाँ पर टेस एक पक्का फैसला लेती है और कहती है आइंदा तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने घर जा रही हूँ। और वो देखिए क्या कहता है, हाँ ये भी ठीक है, वहाँ तुम्हारी माँ तुम्हारी देखभाल कर लेगी, जाओ। टेस कहती है कि सुनो, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ, डिवोर्स देना चाहती हूँ तुम्हें, और अब तुम्हें मेरी फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है, मैं अकेली बच्चे को पाल लूंगी। मुझे अपने घर में जो प्यार नहीं मिला वो तुमसे एक्सपेक्ट कर रही थी, बताओ, लेकिन मुझे यहाँ भी वो नहीं मिला, ना ही तुम परिवार चलाने के काबिल हो, तो प्लीज मुझे अपने हाल पे छोड़ दो और तुम अपने तरीके से अपनी लाइफ जी लो। टेस के साथ जो कुछ भी हुआ उसने उसे और स्ट्रांग बना दिया था, उसे हिम्मत दी थी कि वो अपनी लाइफ को खुद डिसाइड करेगी, किसी और के भरोसे अब वो नहीं जाएगी। यहाँ से 4 साल के बाद का सीन दिखाते हैं, जब सारा एक पार्क में खड़ी अपनी बेटी को खेलते हुए देख रही है। तभी उसके पीछे खड़ी होती है टेस और पूछती है कैसी हो सारा। सारा मुड़कर देखती है और चौंक जाती है, अब वो पूरी तरह फंस चुकी है, क्योंकि यहाँ जरूर टेस पुलिस को लेकर आई होगी। टेस हंसकर कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हें जेल भिजवाने नहीं आई हूँ, सोचा थोड़ा केक काट के सेलिब्रेट किया जाए। तभी सारा की बेटी वहाँ पर आती है और अभी वो थोड़ी बड़ी भी हो चुकी है। वो सारा से पूछती है कि माँ ये कौन है? टेस कहती है कि मैं तुम्हारी माँ की फ्रेंड हूँ, 4 साल के बाद मिल रही हूँ बेटा। रिश्ते में तो टेस और सारा की बेटी बहन है। सारा की बेटी चौंक जाती कि मम्मी की कोई फ्रेंड भी है क्या? टेस उसे केक देती है तो सारा उसे लेने से मना करती है। फिर टेस सारा की बेटी से कहती है वहाँ जो बच्चा खेल रहा है वो मेरा बेटा है, क्या तुम कुछ देर उसके साथ रहोगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। ओके आंटी, ये कहकर वो चली जाती है। अब सारा के मन में एक ही सवाल होता है कि इतने साल के बाद भी टेस मुझे ढूंढती हुई यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन पुलिस को लेकर नहीं आई, उसका इरादा क्या है? टेस बताती है कि तुम्हें ढूंढने में बड़ी मेहनत लगी मुझे, लेकिन फिर मैंने गैस किया कि तुमने जरूर मेरे पापा के ऑफिस में काम किया होगा और वहीं पे तुम दोनों एक दूसरे से मिले होंगे। लेकिन एक बात बताऊं, मेरे पापा का सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, कई औरतों के साथ अफेयर था, उनमें से मैंने तुम्हारा ठीक ठीक पता लगा लिया। लेकिन मेरी माँ तो अभी भी यही सोच रही है कि मेरे पापा किसी फ्रेंच औरत के साथ फ्रांस में सेटल हो चुके हैं। मुझे लगा कि उनका झूठ मेरे सच से कई बेहतर है, क्योंकि उस झूठ के सारे कम से कम वो चैन से जी तो सकेंगी। इतने साल बाद तो पुलिस भी कंफर्म कर चुकी है कि पापा मर चुके होंगे, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढकर इतनी दूर इसीलिए आई क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तुमने मुझे को क्यों सिलेक्ट किया। तब सारा बताती है कि मुझे लगा कि तुम्हारी लाइफ परफेक्ट है, तुम्हें लाइफ में सब कुछ मिला, जबकि मैं और मेरी बेटी हर दिन स्ट्रगल कर रही थी, इसीलिए तुमसे मैं बदला लेना चाहती थी। पर तुमसे मिलकर मुझे एहसास हो गया कि तुम्हारी अपनी स्ट्रगल्स है और तुम्हारी लाइफ फूलों से भरी भी नहीं है। उस आदमी ने मुझे और मेरी बेटी को जितना दुख दिया उससे कई ज्यादा दुख उसने तुम्हें और तुम्हारी माँ को दिया था। टेस कहती है कि तुम ठीक कहती हो, मैं भले ही बड़े घर में पली बड़ी थी, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच कोई खास अंतर नहीं है। बचपन से मैंने अपने पापा की मार ही खाई है। कभी कभी तो मुझे लगता था कि गाल पर जो चांटा पड़ा था ना, उससे मेरे कान फटने वाले हैं। तुम्हारी बेटी तो किस्मत वाली है जो उसे उस आदमी की मार नहीं खानी पड़ी। रोज सुबह मेरी माँ अपने शरीर पर पड़े घाव पर मेकअप लगाकर कवर कर लेती थी। पापा उन्हें रोज मारते थे और जब मैं थोड़ी बड़ी हुई ना तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोर्डिंग स्कूल चली गई। वहाँ तो डिप्रेशन के मारे मैं एक बार खुदकुशी करने वाली थी। तब भी मेरे पापा मुझे देखने आए और पता है उन्होंने क्या कहा कि ये सब करके तुम मेरी नाक कटवाने पे तुली हुई हो क्या? ऐसा था मेरा बाप। इन औरतों की कहानी, उनके दर्द, उनके स्ट्रगल्स को जानकर ऐसा लगता है कि इन पर इस कदर जुल्म डालने वाला उस आदमी को ऐसी मौत आनी थी। पर टेस यहाँ सिर्फ बातें करने नहीं आई थी। असल में पुलिस ये केस क्लोज कर चुकी है और रिपोर्ट भी कर चुकी है कि टेस के पापा मर चुके होंगे, इसीलिए उनका इंश्योरेंस अमाउंट टेस की माँ को मिला था। उन्होंने आधा हिस्सा अपने लिए रखा और आधा टेस को दे दिया, लेकिन टेस अपनी बहन यानी सारा की बेटी को अपने हिस्से का आधा हिस्सा देने आई है। टेस चाहती है कि लाइफ में जो सहूलियत उसे मिली है वो उसकी बहन यानी सारा की बेटी को भी मिले। वो सारा को एक चेक देती है जिसमें लगभग 13 करोड़ के आसपास का अमाउंट लिखा होता है। उसे देखकर सारा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोती भी है। टेस कहती है कि तुमने तो कहा था कि जब कोई बड़ा काम किया जाए तो सेलिब्रेट करना बनता है, चलो आज केक काट कर सेलिब्रेट किया जाए। ये कहकर वो सारा को केक देती है और इसी सेलिब्रेशन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? इसके ट्विस्ट्स, इमोशंस, कहीं ना कहीं तो आप इस कहानी के साथ कनेक्ट कर पाए होंगे। कोशिश हमने पूरी की, बाकी कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।